वेलकम एवरीवन। तो पिछले वाले वीडियो में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग तक ख़त्म किया था। सो विल स्टार्ट विद इरिगेशन इन दिस वीडियो। तो आप पहले देखोगे कि इरिगेशन जो है दैट इज़ द प्रोसेस कि आप सप्लाई कर रहे हो पानी टू द फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप्स। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ वाटर इन सफिशिएंट क्वांटिटीज फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। नेचुरली इस तो सीधा ही है, इसमें कोई इतना भी कोई हेफ्टी है नहीं है कुछ, ठीक है। सो प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स के लिए आप जितना भी पानी सप्लाई करोगे दैट कम्स विद इन द इरिगेशन पार्ट, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी इरिगेशन की। तो पहला है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर। अगर आप राइस की बात करोगे, राइस की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट राइस। राइस को काफ़ी ज़्यादा पानी ज़रूरत होता है, ठीक है। अगर आप डेप्थ के हिसाब से बोलोगे इट इज़ अराउंड 120 सेंटीमीटर्स ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर इसको ज़रूरत पड़ता है राइस के लिए, ठीक है। आप इसके कंपैरिजन में अगर वीट देखोगे, वीट को इससे कम पानी ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। सो डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर, उसकी वजह से आपको इरिगेशन जरूरत पड़ता है, ठीक है। दूसरा है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया की बात करोगे, वहां पे नेचुरल लैंडस्केप की वजह से जो रेनफॉल है वो काफ़ी हाई होता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ जो है वो रेनफॉल जो है वो कम होता है, ठीक है, वो कम होता है। ये भी ज्योग्राफिकल रीजंस है, तो देखेंगे वो कभी डिस्कस करेंगे। और तो खैर इनकी वजह से भी क्या होता है, इस पे रेनफॉल क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की तरफ कम है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की तरफ ज़्यादा है, तो आप मान लेते हैं आपको नॉर्थ वेस्टर्न में वो वाले क्रॉप्स ग्रो करने हैं जिनको पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको इरिगेशन इस्तेमाल करना ही पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। इंक्रीज क्रॉप यील्ड, नेचुरली जितना ज़्यादा आप पानी इस्तेमाल करोगे उतना ही ज़्यादा आपका क्रॉप यील्ड भी जो है वो ग्रो हो जाएगा। मेंटेन सॉइल मॉइस्चर, आपको सॉइल मॉइस्चर तभी मेंटेन कर पाओगे जब रिक्विजिट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होगा। आप याद रखोगे एक चीज दैट इज कॉल्ड एज PWP। PWP इज कॉल्ड एज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। हाँ, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, हम ये वो वाला मॉइस्चर कंटेंट होता है सॉइल का जिस पे जो प्लांट्स है वो पानी नहीं ले पाते हैं सॉइल से। तो आपका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो हमेशा इससे हाई होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। और वो हम कैसे इंश्योर करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी थी इरिगेशन के लिए, ठीक है। आप मूव करोगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मेथड्स क्या क्या मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है इरिगेशन के लिए। यू विल हैव वेल्स, ठीक है, आपके कनाल्स आएंगे, आपके रिवर लिफ्ट सिस्टम्स आ जाते हैं और आपके टैंक्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप रिक्विजिट अमाउंट ऑफ वाटर जो आपके पास अवेलेबल है उसको ग्रो कराने के लिए कुछ मेथड्स हैं। जैसे पहला आपका आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैसे करोगे आप। दूसरा आता है आपका वाटरशेड मैनेजमेंट, ठीक है। अब इनको हम सबको डिटेल से एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। पहला वेल्स में आप दो कैटेगरीज देखोगे, इट इज द ट्यूब वेल्स। अगर आप पहले डग वेल्स की बात करेंगे, जो नॉर्मल वेल्स होते हैं वो डग वेल्स होते हैं, और दूसरा आपका होता है ट्यूब वेल्स। ट्यूब वेल्स भी आपने देखा होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ वेल्स। पहला ट्यूब वेल आपका आता है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। डग वेल्स पहले पूरा देख लेते हैं, ठीक है। ट्यूबवेल में आपका देखो यहाँ पे ये ट्यूब होता है, ठीक है, ये ट्यूब होता है। इसको आप मैकेनिकल मीन से, ये पंप जो है इसको प्रेस कर लेते हो, मैकेनिकल मीन से इसको पुश कर लेते हो, ठीक है। ये प्रेशर से पानी जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम ग्राउंड। फिर इसी एक्सट्रैक्शन से आप देखो यहाँ पे चैनल, छोटी छोटी गलीज के थ्रू पानी जो है वो फील्ड्स में जा रहा है, ठीक है। इन गलीज के थ्रू पानी जो है वो फील्ड्स में जा रहा है। तो ये प्रोसेस है आपके इरिगेशन प्रोवाइड करने का। दूसरा आप देखोगे डग वेल्स। अब डग वेल्स में क्या हो रहा है, डग वेल्स एक साइड सेक्शन है, ये साइड से सेक्शन है, काट के है इसका, ठीक है। तो ये आपका ग्राउंड वाटर रिजर्व है, दिस इज योर ग्राउंड वाटर, ठीक है। ये आपकी वो वाली लेयर है सॉइल की। अगर आपको याद होगा हमने एक्विफर एक्लूड मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक्विफर वो वाला लेयर होती है जमीन की जिससे पानी जा सकता है, तो ये आपका एक्विफर जैसा बिहेव कर लेता है, ठीक है। पानी इससे क्रॉस होके इसमें चला जाता है, ठीक है, इसमें चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप पानी एक्सट्रैक्ट कर लेते हो बाहर की तरफ, ठीक है। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ पंप्स। तो ये आपका डग वेल्स आ जाता है, ठीक है। दिस इज योर डग वेल्स एंड दिस इज योर ट्यूब वेल्स, ठीक है। और भी इसमें कुछ भी इतना कुछ खास आपको ज्यादा और देखने की जरूरत नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं कनाल्स। कनाल्स में आपकी सिर्फ छोटी छोटी गलियां होती हैं, ठीक है। अगर आप ये वाला डायग्राम देख रहे हो, ये आपका मेन चैनल है, ठीक है। इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे, ये पाइप्स के थ्रू पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे यहाँ से भी छोटी छोटी गलीज होती हैं, वो लेके जाती हैं पानी डायरेक्टली टू द फील्ड। सो ये मेन चैनल है, ये आपका मेन चैनल आ रहा है या मेन कनाल आ रहा है, ठीक है। वो फिर वो सब्सिडरी कनाल्स आते हैं, यहाँ से वो फील्ड्स की तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं पानी, ठीक है। आप सिर्फ छोटी छोटी गलियों के थ्रू क्या करते हो, छोटी छोटी गलियों के थ्रू पानी ट्रांसमिट कर लेते हो। हाँ, अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इसका जो सोर्स होता है, जो इसका सोर्स है, दैट इज सपोज टू बी अ रेजर्वायर। ये लिखा होगा यहाँ पे, ये है। तो रेजर्वायर जो है इसका मेन सोर्स होता है, ठीक है। अगर आप रिवर से लेके आओगे, उसका फिर दूसरा बन जाता है, जो हम नेक्स्ट में देखेंगे। रिवर लिफ्ट सिस्टम्स, एज द नेम सजेस्ट, आप रिवर से लिफ्ट कर रहे हो पानी, यानी रिवर से ला रहे हो पानी फील्ड्स की तरफ, ठीक है। इसमें आपके पाइप सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। पाइप सिस्टम्स आते हैं, वो पाइप्स फिर आप एक्सट्रैक्ट करके पानी जमा कर ले देते हो, ठीक है। इस पाइप्स के थ्रू पानी आ जाता है। अगर आप मेन रिवर, अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे इसका ऊपर से, ठीक है, मान लेते हैं ये रिवर का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हो, दैट इज कॉल्ड एज वेयर। उसको बोलते हैं हम वेयर, ठीक है, WEIR उसको बोल लेते हैं वेयर। वेयर क्या करता है, वो क्रॉस सेक्शन होता है इस तरीके से, पानी यहाँ से जा रहा है रिवर में और ये क्रॉस सेक्शन आप बना लेते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, पानी यहाँ पे एक और साइड पे कनाल ये बना लेते हैं, ये पानी जो है ये डाइवर्ट कर लेता है पानी को इस कनाल में। कुछ हिस्सा पानी का ये सीधे जाने देता है, कुछ हिस्से को ये डाइवर्ट कर लेता है इन पाइप्स के थ्रू। वो पाइप्स के थ्रू आप छोटी छोटी टैंक्स में वो पानी जमा कर लेते हो, और वो वाला जो पानी है आप फिर कहाँ ले जाते हो, फील्ड्स की तरफ, ठीक है। अब ये वहां पे इस्तेमाल होगा जहां पे कनाल सिस्टम आपका फुल्ली सक्सेसफुल नहीं रहता है, ठीक है। वहां पे आप क्या करोगे, रिवर लिफ्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं टैंक्स। टैंक्स में आप सिंपल, आप एक टैंक बना लेते हो, ठीक है, और उन टैंक्स में आप पानी जमा कर लेते हो। एज यहाँ पे जो डायग्राम में दिखाया है, इन टैंक्स में जो है पानी डायरेक्टली जमा कर रहे हो। फिर इन पाइप्स के थ्रू, ये जो पाइप्स हैं, इन पाइप्स के थ्रू, इन पाइप सिस्टम्स के थ्रू आप जो है वो पानी ट्रांसमिट कर देते हो छोटे छोटे फील्ड्स की तरफ, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं रेन। अभी हमने कहा था कि दो तरीके होते हैं जिससे आप जो पानी की क्वांटिटी अवेलेबल है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटरशेड मैनेजमेंट दोनों देख लेते हैं डिटेल से। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आप कलेक्ट कर लेते हो पानी, ताकि आपका जो रिजर्व पानी जमा है उसको आप इंक्रीज कराओ, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रेन वाटर, नेचुरली रेन वाटर हार्वेस्टिंग है तो आप कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो, इट इज कलेक्टेड फ्रॉम रेन, दिस पोर्शन इज कलेक्टेड फ्रॉम रेन। तो नेचुरली अब आप जब पूरा पानी जमा कर रहे हो, जो आपके नेचुरल स्टॉक है या नेचुरल रिजर्व है पानी का, वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके आपको मैं दो पिक्स दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे बात करोगे, यहाँ पे रूफ सिस्टम है और यहाँ पे सीधा ऊपर से इनको स्लैब है, ठीक है, ये रूफ है सीधा इसका। इसमें आपके जो है वो जैसे यहाँ पे होते हैं स्लोप्ड रूफ्स होते हैं, ठीक है, इनको पिच्ड रूफ्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका पानी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने पाइप्स इंस्टॉल की, अगर आपने देखा होगा घर पे भी आपको होगा, वो देख लेना, रूफ जो है या पिच रूफ जो है आपका, उसके नीचे आपकी छोटी छोटी ये गलियां जैसी होती है, ठीक, स्टील ट्यूब्स जैसे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। वो क्या करते हैं, आपका पानी यहाँ से जो आता है स्लोप से, वो इन गलीज में जमा हो जाता है। दीज आर कॉल्ड एज गटरिंग्स, इनको आप गटरिंग्स बोलोगे, ठीक है। वो आपका जमा हो जाता है पानी, वो पानी जो है वो इसमें इस अपैरेटस के थ्रू डाउन पाइप्स में आ जाता है, और डाउन पाइप्स के थ्रू वो स्टोरेज टैंक में चला जाता है, ठीक है। ये डाउन पाइप्स है, डाउन पाइप से आपका फिर स्टोरेज टैंक में चला जाता है। इस तरीके से आप पानी स्टोर कर लेते हो। खैर, हम यहाँ पे तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, यहाँ पे हम इसलिए ये गटरिंग्स इंस्टॉल करते हैं कि पानी आपका सीप होके आपकी खिड़कियों में ना आ जाए, ठीक है, या आपके लिंटेल्स को खराब ना कर ले। तो वो हमारा मेन एम होता है, ठीक है, इधर पे। तो खैर, उससे आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अब अगर दूसरी एग्जांपल देख ले, यहाँ पे क्या इसने कहा है, ये पूरा सीमेंटेड स्लैब है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पानी जमा हो रहा है, तो जो ही पानी जमा होता है, यहाँ पे इसने पाइप्स इंस्टॉल की होती हैं, ठीक है। इन पाइप्स के थ्रू, प्रेशर के थ्रू पानी चला जाता है स्टोरेज टैंक्स में। आपका पानी यहाँ पे जो भी जमा हो रहा है वो स्टोरेज टैंक्स में फिर फिल हो जाता है, ठीक है। सो दीज इज जस्ट दी टू एग्जांपल्स कि आप किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैरी आउट कर सकते हो।
ठीक है। दूसरा अगर आप देखोगे वाटरशेड मैनेजमेंट, पहले देख लेते हैं इसमें पहले ही चीज जो अंडरस्टैंड के लिए है वो वाटरशेड होता क्या है। ठीक है, वाटरशेड एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत सारे सोर्सेस से पानी जमा तो हो रहा है और फिर उनका एक बाहर निकलने की जगह जो है वो एक ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लो, इस वाले एरिया में आपका बारिश से पानी नीचे आ रहा है, ये इस रिवर में पानी चल रहा था, इसका सोर्स कोई ग्लेशियर हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपका ग्राउंड वाटर रिजर्व है ना, ये ग्राउंड वाटर है, ये आपका ग्राउंड वाटर है। तो तीनों तो जमा हो गए थे इस एरिया में, ये आपका एक एरिया है, इसमें तीनों तो जमा हो गए थे, लेकिन इन तीनों के लिए निकलने का रास्ता ये एक है, यही एक रास्ता निकलने का है। ठीक है, दे हैव अ कॉमन आउटलेट। इसलिए मैंने लिखा है वाटरशेड इज एन एरिया वेयर द वाटर गेट्स एक्यूमुलेटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जैसे पहले बारिश से आया, आपका एक ग्लेशियर से आया और आपका ग्राउंड वाटर से आया, बट दे हैव अ कॉमन आउटलेट, इनका सबका बाहर निकलने का रास्ता एक ही है। दिस इज कॉल्ड एज अ वाटरशेड। और इन्हीं वाटरशेड के रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करना ताकि वो सस्टेनेबल यूज हो उनका, या वो रिसोर्सेज डिप्लीट ना हो, अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि सबका इससे फायदा हो और वो इरिगेशन पर्पसेस के लिए बेटर इस्तेमाल हो जाए। दिस इज कॉल्ड एज वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है, वो इजी है, ये उतना भी इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें सिर्फ सिंपल ये है कि अगर आपको वाटरशेड एरिया जो है वो समझ आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलता है क्रॉपिंग पैटर्न्स पे। पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि 3 तरह के, मैंने आपको बताया था हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, तो आप हम उसके साथ कैरी कर लेते हैं। तो क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स जो है वो फार्मर्स यूज करते हैं। आपके पास 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, मिक्स्ड होता है, इंटरक्रॉपिंग होता है और आपका क्रॉप रोटेशन आता है। ठीक है, ये 3 वैरायटीज होते हैं जिसे आप कैरी आउट कर लेते हो। ठीक है, इन तीनों को आप डिटेल से कैरी आउट कर लेते हैं। मिक्स क्रॉपिंग में आप देख लोगे, मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को आप साथ में ग्रो कर लेते हो। ठीक है, एक साथ ग्रो कर लेते हो। तो इससे फायदा क्या होता है, मान लेते हैं कि किसी रीजन के कारण या किसी भी रीजन के चलते आपका जो एक क्रॉप है वो फेल हो गया। मान लेते हैं जो इसने फार्मर ने 2 क्रॉप्स लगाए थे, ए और बी। मान लेते हैं ए फेल हो गया, लेकिन बी तो रहेगा ना, बी बच जाएगा और बी जो है वो फार्मर की इनकम को सिक्योर करेगा। तो यही फायदा होता है मिक्स क्रॉपिंग का। ठीक है, मेन एम इसका यही होता है कि फार्मर का जो इनकम है वो आपको सिक्योर करना है। दूसरा इसमें क्या होगा, सीड्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर। आप ए और बी के जो सीड्स हैं वो एक साथ लगाओगे ना, ये साथ में ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे याद रखोगे इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है। हाँ, एक भी चीज है कि आप ए और बी दोनों के लिए सेम फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करोगे। आप दोनों के लिए सेम फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करोगे। आप अगर एग्जांपल ये देख लो, आप में देख सकते हो पिक्चर में, ये स्पिनच है एंड दिस इज रेडिश। ये जो पर्पल वाला है, ये दिस इज रेडिश, सो दे आर ग्रोन टुगेदर। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, ये हैफेजार्डली एक दूसरे में समाये हुए हैं, हैफेजार्डली है ये सारा, तो इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। मान लेते हैं अगर मान लेते हैं रेडिश इसका फेल हो जाएगा क्रॉप फार्मर का, तो इसका जो स्पिनच है, स्पिनच विल एंश्योर कि फार्मर का इनकम जो है वो सिक्योर्ड रहे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरक्रॉपिंग देख लेते हैं। इंटरक्रॉपिंग में क्या होगा, इंटरक्रॉपिंग भी सेम है एज कंपेयर टू मिक्स्ड क्रॉपिंग, मतलब बिल्कुल सेम है इंटर और मिक्स्ड क्रॉपिंग, लेकिन कुछ डिफरेंस, थोड़े से डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस ये है पहला कि इंटरक्रॉपिंग में आप पैटर्न करते हो यूज। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक पैटर्न्स में ग्रो किए जाते हैं। और दूसरा, इसमें दोनों या 2 से या 3 आप जितने भी क्रॉप्स यूज कर रहे हो सबके लिए डिफरेंट फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मेन 2 ये डिफरेंस है। ठीक है, अच्छे से देख लेते हैं। तो आपने वही किया, 2 और मोर क्रॉप्स, ये वही है, 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन अ फील्ड, लेकिन बट इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो बट दे आर ग्रोन टुगेदर इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। तो सीड्स आर नॉट कंबाइंड नेचुरली, वही है। ठीक है, क्योंकि आप स्पेसिफिक पैटर्न्स में पहले मान लेते हैं ऑल्टरनेटली, आपने ए डाल दिया फिर बी डाल दिया फिर ए डाल दिया फिर बी डाल दिया ऑल्टरनेटली, तो आप सब साथ में ग्रो नहीं कर रहे हो जैसे पिछले में किया था। ठीक है, आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये मैंने पहले ही बताया आपको, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज कर रहा है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक, तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है कि इससे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रहेगी। ये भी नेचुरल, दोनों का सेम ही है, मिक्स क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग दोनों में सेम ही आएगा। अब
ए के जो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल कर रहा है वो बी नहीं कर रहा है, तो इतना इंश्योर हो रहा है कि आपकी जो सॉइल है वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं, यानी सारे न्यूट्रिएंट्स का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, डिसीजेंस पे ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ये देख लो आप, यहाँ पे एग्जांपल है आपका, ये सोयाबीन है, दिस इज योर सोयाबीन एंड दिस इज योर व्हीट, ये आपका व्हीट है, ठीक है, और ये आपका सोयाबीन है, ठीक है। ये आपने ऑल्टरनेटली देखो, सोयाबीन व्हीट है, फिर से सोयाबीन डाला, यहाँ से व्हीट है, ये थोड़ा सा कम हो गया सोयाबीन, और यहाँ से फिर से व्हीट है, ठीक है। तो आप जो ये ग्रो कर, अब देख लेते हैं ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, डिजीज एंड पेस्ट वुड ऑल्सो नॉट इजिली स्प्रेड फ्रॉम द क्रॉप्स। मान लेते हैं ये वाला जो लाइन है इसमें कोई बीमारी फैल गई या इसको कोई पेस्ट का अटैक हो गया, ठीक है। अब वो वाला इस वाले में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे आज चल रही है, जितना दूर रहोगे उतना बीमारी नहीं फैलेगी, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। आप इसको बस सोशल डिस्टेंसिंग से याद रख लो। तो ये जो है इस वाले लाइन की बीमारी जो है या पेस्ट ने जो भी अटैक किया वो इस पे नहीं फैल जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाए, क्योंकि ये दूर है आपस में और इनके बीच में ऑलरेडी एक और क्रॉप इंस्टॉल्ड है, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इससे जो है पेस्ट और डिजीज का जो है वो कंट्रोल हो सकती है, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग। तो जल्दी से नेक्स्ट आप देख लोगे इन दो के बीच में पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, वही वाली चीजें हैं। आप दो क्रॉप्स को ग्रो करा रहे हो विदाउट एनी पैटर्न एंड मिक्स्ड। इंटरक्रॉपिंग में आप स्पेसिफिक पैटर्न में ग्रो करा रहे हो, ठीक है। सीड्स ग्रोन टुगेदर, ठीक है, कंबाइंड और प्लांटेड टुगेदर, इसमें आप कोई प्लांट नहीं कर रहे हो टुगेदर, आप एक स्पेसिफिक पैटर्न में डाल रहे हो, ठीक है। फर्टिलाइजर सब क्रॉप्स के लिए आप सेम फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। इस वाले में आप डिफरेंट फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, ठीक है। डिजीज इसमें इजीली स्प्रेड हो सकती है क्योंकि वो मिक्स्ड क्रॉपिंग है, वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं उसमें, ठीक है। इसमें आप डिजीजेस जो हैं वो एक लाइन से दूसरी लाइन तक स्प्रेड नहीं हो पाते क्योंकि वो स्पेसिफिक पैटर्न्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में इसका सिंपल फिनोमेना ये है, मान लेते हैं आप एक क्रॉप है, क्रॉप नंबर 1 है, वो ए न्यूट्रिएंट यूज कर रहा है, ठीक है। क्रॉप नंबर 2 जो है वो बी न्यूट्रिएंट यूज कर रहा है, और क्रॉप नंबर 3 है जो सी न्यूट्रिएंट यूज कर रहा है। अगर आप क्रॉप ए ही सिर्फ क्रॉप जो 1 है, क्रॉप 1 ग्रो करोगे तो ए न्यूट्रिएंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा सॉइल में, ठीक है। अगर आपने दूसरे साल भी यही ग्रो किया तो ए न्यूट्रिएंट फिर से कम हो जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट पहुंचेगा जब ए न्यूट्रिएंट जो है वो कंप्लीटली खत्म ही हो जाएगा, तो आप फिर कभी फर्स्ट क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, एक साल में मान लेते हैं आपने 1 क्रॉप ग्रो किया, ठीक है। दूसरे साल में आप 2 क्रॉप ग्रो करते हो, दूसरा वाला कोई क्रॉप ग्रो करते हो, तब तक क्या हो जाता है, बी तो कंज्यूम हो जाएगा उस साल में, लेकिन तब तक ए जो है वो रिप्लेनिश हो जाएगा, ए की क्वांटिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मान लेते हैं तीसरे साल में आपने सी ग्रो किया, सी वाला जो वो वाला क्रॉप ग्रो किया जिसको सी न्यूट्रिएंट जरूरत होता है, ठीक है। तो सी न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाएगी, तब तक ए जो है वो पूरी तरीके से रिप्लेनिश हो गया होगा, ठीक है, वो पूरी तरीके से वापस आ गया होगा सॉइल में। लेकिन बी भी जो है वो बी भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाएगा, और सी की क्वांटिटी सिर्फ कम हो जाएगी। फिर तीसरे साल के बाद आप फिर से आओगे पहले क्रॉप पे, एंड द साइकिल कंटिन्यूज, फिर से जाओगे 2 पे, फिर से 3 पे, फिर अगेन 1। तो इस तरीके से इसी को कहते हैं क्रॉप रोटेशन, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉप रोटेशन। अगर नहीं समझ आता है फिर से पीछे ले लो, फिर से समझ लो अच्छे से, ठीक है। एक और बार इसको पीछे करके देख लो आराम से, ठीक है। इसी तरीके से क्रॉप रोटेशन यही होता है, सिंपल इसका ये फिनोमेना है, मैंने एक्सप्लेन सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप ये चीज अगर सीधे पढ़ोगे तो इसमें बस आपको यही एक्सट्रैक्ट होगा, है ना। और एक और चीज है, आपको इसमें क्या होता है, क्रॉप यील्ड इंक्रीज ही होगा इसमें, क्योंकि आपको बेटर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और ये भी, और इससे ये भी इंश्योर होता है कि जो सॉइल है वो फर्टाइल रहे। फर्टाइल तभी रहेगी जब उसमें सारी क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है, या सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो सफिशिएंट क्वांटिटीज में अवेलेबल होंगे, तभी जाके आप बोलोगे सॉइल को कि वो फर्टाइल है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। आप कैरेट्स और रेडिश ग्रो कर रहे हो पहले, उसके बाद आप टर्निप्स पे पहुंच गए, उसके बाद आप लिग्यूमिनस प्लांट्स पे पहुंच गए, उसके बाद आप पोटैटो फैमिली। ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि आप कैसे कैरी आउट करोगे सिंपल फिनोमेना। बस ये वाली चीज अगर आपको ये एग्जांपल समझ आ गई, आपका क्रॉप रोटेशन इज डन, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आप किस तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन की मैनेजमेंट कर सकते हो। तो फैक्टर्स दैट कैन इफेक्ट प्रोडक्शंस, हाँ ये 3 चीजें हैं, इनको मेंटेन करना है आपको जरूरी, तभी जाके आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो सही हो पाएगा। ठीक है, वो कैसे करनी है और कैसे सही हो पाएगा, वो इन 3 चीजों को कंट्रोल करना है, वीड्स, पेस्ट और डिजीजेस। ठीक है, इनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। वीड्स की बात देख लेते हैं। अब जो क्रॉप्स के साथ अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो होते हैं ना, उनको वीड्स कहते हैं। ये देखो, अगर ये सीधा ये ग्रास है, यहाँ से तो सीधा ग्रास है ना, ये अनवांटेड क्रॉप है, ये नहीं होना चाहिए था, ग्रास के साथ ये ग्रो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड एज वीड्स। तो वीड्स का क्या नुकसान है, अगर बोलेंगे मतलब क्या नुकसान होना चाहिए था इसका। मान लेते हैं आपके पास प्लांट ए है, वो आपके पास प्लांट ए आ गया है, ठीक है, और वहां पे वीड ए ग्रो हो रहा है उसके साथ। ठीक है, प्लांट ए और वीड ग्रो हो रहा है, तो ये आपस में compete करेंगे ना फॉर न्यूट्रिएंट्स, दे विल compete फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो अगर मान लेते हैं वीड्स ने काफी हिस्सा ले लिया किसका, पानी का और न्यूट्रिएंट्स का, तो ए को तो नहीं मिल पाएगा ना न्यूट्रिएंट्स, सो देयरफॉर ए की माल न्यूट्रिशन हो जाएगी और वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा, वो अच्छे से इसकी ग्रोथ नहीं होगी, तो आपको क्रॉप यील्ड जो है वो सही नहीं मिल पाएगा। इसीलिए वीड्स को रिमूव करना इज नेसेसरी। ठीक है, तो किस तरीके से आप रिमूव इसको करोगे, पहला जो है इंपॉर्टेंट वो है वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो वीड्स को किल करेंगे। ठीक है, दूसरा आप इसको मैन्युअली रिमूव कर सकते हो। अगर आप गार्डनर देखा होगा, वो घास से निकाल रहा होता है कुछ, ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू रिमूव वीड्स। ठीक है, और दूसरा आता है मेथड, आप डिफरेंट मेथड्स यूज करके, जैसे हमने इंटरक्रॉपिंग डिस्कस किया था, बाकी चीजें डिस्कस की थी, उससे भी वीड्स काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे पेस्ट्स। ठीक है, कीड़े मकोड़े, सीधे कीड़े हमला कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको अगर आपको याद रहेगा, काफी जगह जैसे आप इसमें देख रहे हो इंसेक्ट्स इसको खा रहे हैं, लीव्स को। इसकी आप दूसरी एग्जांपल देख सकते हो कैटरपिलर्स। ठीक है, कैटरपिलर्स भी काफी इफेक्ट कर लेते हैं इसको, इंसेक्ट्स उनको डिफरेंट वेज में खा लेते हैं ना। देखो कौन कौन से पार्ट खा लेते हैं, फ्रूट, लीव्स, रूट्स, ये वाली चीजें इसमें कंट्रोल करनी होती है। तो पेस्ट को आप कंट्रोल करोगे विद द हेल्प ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, ये कंपाउंड्स होते हैं जो इन वाले ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर लेते हैं, राइट। दूसरा आप इसको कर सकते हो, क्रॉप्स कुड बी चेक टाइमली। हाँ, आपको टाइम टू टाइम इसको चेक करना है, ऐसा नहीं आपने दवाइयाँ डाल दी तो उसके बाद आप ये तो देखना है ना कि दवाई असर भी कर रही है कीड़ों पे कि नहीं। आपने एक दवाई लाई, वो उस वाले कीड़े के लिए थी ही नहीं, तो ऐसा ना हो जाए। तो आपको टाइम टू टाइम इंश्योर करना है कि वो दवाई जो आपने स्प्रे की है वो इफेक्ट कर रही है कि नहीं। ठीक है, तीसरा यूजेज ऑफ इफेक्टिव मेथड्स। ठीक है, वही क्रॉप रोटेशन, आप इनसे भी प्रिवेंट कर सकते हो। जैसे मैं बताया था, वहां पे मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का बताया, जैसे उनने अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स में किया हुआ था। तो इसी तरीके से क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग मेथड से आप पेस्ट को काफी हद तक कंट्रोल कर भी सकते हो। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह वो फैल नहीं जाएंगे। एक और चीज है पेस्ट में, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स आपको काफी अच्छे मतलब एक सफिशिएंट क्वांटिटीज में स्प्रे करने हैं, वरना इनको वैसा ही हो जाता है जैसा फर्टिलाइजर्स को हो जाएगा। ये चले जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं फूड में, एंड दे एक्ट एज कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस मैंने आपको बताया था कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं। ठीक है, वो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं कार्सिनोजेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखोगे समर प्लफिंग। इसमें क्या होता है, समर प्लफिंग में क्या करते हैं, सीधे प्लफ कर लेते हैं। अगर आपकी कोई फसल खराब हो गई ना पेस्ट की वजह से, उसको सीधे ऊपर से ट्रैक्टर्स चला लेते हैं। ठीक है, और उसकी कंप्लीट प्लफिंग कर लेते हैं, ताकि जो वो है वो पूरा डिकम्पोज होकर डिस्ट्रॉय हो जाए उसी के साथ, और जो नए वाले क्रॉप्स ग्रो हो जाएंगे उनमें उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। सो दिस इज इंक्लूडेड विद इन द समर प्लफिंग पार्ट। ठीक है, आगे चलता है। डिजीजेस, नेचुरली आप देख रहे हो काफी सारी डिजीजेस हैं, ये डिजीजेस के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हो। डिजीजेस विल बी कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज फंगाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये कॉज करते हैं आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस, ये कॉज करते हैं। और हाँ, द एजेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन किस तरीके से ट्रांसमिट हो जाएगा, इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉइल, वाटर एंड एयर। ठीक है, सॉइल, वाटर और एयर के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट हो जाता है। अब आप मैनेज कैसे करोगे डिजीजेस को, आप वो वाले क्रॉप्स करोगे। ऐसा नहीं है कि आप वो वाला क्रॉप कहीं उस जगह पे ग्रो कर दो जहां पे उसके लिए सूटेबल टेम्परेचर और वेदर अवेलेबल नहीं था। ठीक है, क्लाइमेट उसका वैसा नहीं था।
तो वो इशू कर देगा उसके लिए, वो काफ़ी हद तक उसके लिए इशू क्रिएट कर देगा, ठीक है। और वो ससेप्टेबल रहेगा डिजीजेस के लिए, वो इजीली प्रोन हो जाएगा डिजीजेस को। दूसरा आपका आएगा सीड्स, आपको राइट टाइम पे ग्रो करना है, ऐसा नहीं है आप गलत टाइम पे विंटर में ग्रो करोगे तो अगर वो ग्रो भी हो जाएगा किसी तरीके से तो वो डिफेक्टिव होगा, दैट प्लांट विल बी क्वाइट डिफेक्टिव इन इट्स नेचर, ठीक है। हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स कुछ केमिकल्स हैं जिसकी वजह से डिजीज काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है। खैर अब इनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता बट कुछ हद तक होता है, ठीक है। डिकैम्बा एंड ग्लूफोसिनेट अमोनियम एंड फर्टिलाइजर्स आप बहुत तरीके के यूज़ कर सकते हो, अमोनियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम सल्फेट। ये भी आपके इंश्योर करते हैं कि डिजीजेस रैपिडली स्प्रेड ना हो, रैपिडली स्प्रेड ना हो, ठीक है। हो तो जाती हैं लेकिन स्प्रेड ना हो रैपिडली, आपको कंट्रोल करने का मौका मिल जाएगा उसको। और नेचुरली वही क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग, ये आप तीनों में आप इसका पॉइंट जोड़ सकते हो, इससे काफी हद तक जो सारी चीजें हैं वो कंट्रोल हो जाती है। दिस पॉइंट इज कॉमन इन ऑल द थ्री, अगर आप देखा होगा अच्छे से तो आप ये तीनों में ये पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। डिजीज आप डिफरेंट टाइप्स के डिजीज आपको मिल जाएंगे अगर आप नेट पे भी इजीली देखोगे, ठीक है। फर्दर डिस्कशन भी हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट टॉपिक, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। किस तरीके के आपको, मान लेते हैं आपने हार्वेस्ट कर लिया तो आप अगर आपके पास स्टोरेज स्पेस अवेलेबल नहीं है, जब तक आप रखो, जब तक आप मार्केट नहीं भेजोगे तो तब तक तो वो फसल खराब हो जाएगी ना। सो देयरफॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज वेरी नेसेसरी। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला जो स्टोरेज लॉसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी तो हमने देखा कि स्टोरेज इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, वरना फसल खराब हो जाएगी। लॉसेस क्या कौन कौन कराते हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। बायोटिक में आपको पता होगा, बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इंसेक्ट्स, फंगई, बैक्टीरिया, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है, जो भी हैं वो सारे बायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे। एबायोटिक फैक्टर्स का आप देखोगे इसमें क्या हो जाएगा, मॉइस्चर और टेम्परेचर जो है उसकी वजह से सड़ जाता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट पेस पे हो जाती है इन टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे और मॉइस्चर कंटेंट पे, ठीक है। तो आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो स्टोरेज लॉस, आप स्टोरेज हाउसेस को जो है वो प्रॉपरली मेंटेन करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है वो गंदगी में रखोगे तो वो फिर और ही खराब हो जाएगा, ठीक है। अब चूहे वाले कमरे में नहीं ना डालोगे। क्लीनिंग द ग्रेन्स प्रॉपरली, ये इंश्योर करने के लिए कि वहां पे रोडेंट्स और माइट्स नहीं है, ठीक है, रोडेंट्स माइट्स नहीं पहुंच जाएं। और बैक्टीरिया फंगई की ग्रोथ कंट्रोल आप कैसे कर सकते हो, बाय प्रॉपरली ड्राइंग देम। उनको मॉइस्चर और टेम्परेचर चाहिए, तो दोनों चीजें छीन लो उनसे, तो बैक्टीरिया ये जो है वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। शेड में का मतलब है आपका टेम्परेचर लो होगा, और जो ड्राइंग ग्रेन्स का मतलब होगा कि आपके पास मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होगा। तो दोनों चीजें जो बैक्टीरिया फंगई को ग्रोथ करने के लिए चाहिए थी, टेम्परेचर चाहिए था और मॉइस्चर चाहिए था, आप दोनों चीजें छीन रहे हो, तो इट इज कंट्रोलिंग योर बैक्टीरिया और फंगाई ग्रोथ। सो रोडेंट्स और इनके लिए आपको क्लीनिंग बहुत ज्यादा करनी है, तभी जाके रोडेंट्स और माइट्स जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टेक केयर।